सैटरडे को 48वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और आप सभी को पता है जब भी ये मीटिंग होती है तो कुछ मेजर डिसीजंस चेंजेस किए जाते हैं, चाहे वो रेट्स में है, प्रोसीजरल चेंजेस हैं या कंप्लायंस के चेंजेस हैं। तो ये मीटिंग होने के बाद भी काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, कुछ नए बदलाव जीएसटी में किए गए हैं जो कंसोलिडेटेड मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अभी हमारे साथ शेयर करी गई है प्रेस रिलीज, जल्दी ही हमारे साथ शेयर होंगी नोटिफिकेशंस एंड देन इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स। तो वो अलग अलग वीडियोस भी इसके बाद आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी और कौन सी डेट कब से एप्लीकेबल होगी वो भी नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, थोड़ी सी लंबी भी रहेगी क्योंकि डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आपके हाथ में मोबाइल है, जल्दी से ब्राउजर पे टाइप करिए studyworry.com क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपके लिए एक्टिव हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studyworry.com पे इन कोर्सेज को विजिट कर लीजिए। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ली है प्रेस रिलीज कौन सी काउंसिल मीटिंग की, 48th मीटिंग ऑफ द जीएसटी। ये वर्चुअल मीटिंग थी, वर्चुअल मोड से दिल्ली में हुई। जीएसटी काउंसिल ने कुछ चीजें रेकमेंड की विच वी आर डिस्कसिंग इन द डिटेल। और अगर आपको ये प्रेस रिलीज चाहिए तो देर क्यों कर रहे हैं, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करिए टेलीग्राम, उसमें सर्च करिए चैनल सीए गुरुजी और आपको यहाँ लेटेस्ट एंड इंस्टेंट अपडेट्स हम प्रोवाइड करते हैं। अब डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो मैं आराम से इसे डिस्कस करूंगी, किसी भी हरी के बिना कोशिश करूंगी हर चीज आपको एनालिसिस करके बताऊं। तो वीडियो लंबी रहेगी, प्लीज बी विद मी। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा गया है कि 48वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, चेयर करी गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वर्चुअल मोड से नई दिल्ली में हुई। कब हुई, डेटेड 17 दिसंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काउंसिल की मीटिंग आपको पता है जितने भी अब एक्शन लिए जाते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं वो काउंसिल के थ्रू ही होते हैं। तो मीटिंग वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट for finance Shri Pankaj Chaudhary, besides finance minister of state and union territory and senior officers of ministry of finance and states of union territories। अब बात करते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर चेंज डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज अबाउट द रेट्स चेंजेस। मैं इनको एंड में डिस्कस करूंगी, पहले चेंजेस हैं रेट के बारे में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। इससे आपका बहुत ज्यादा एक डाउट था वो खत्म हो जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे। देन कुछ मेजर्स दिए गए हैं फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। देन हमारे कंप्लायंसेस, ठीक है, तो कंप्लायंसेस से शुरू करते हैं। मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन द जीएसटी। तो जीएसटी में कंप्लायंस आपको हर महीने करने होते हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए यानी कि इजी करने के लिए कुछ चीजें चेंज करी गई हैं। नंबर 1, प्रपोजल टू कंडक्ट अ पायलट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा जाएगा स्टेट ऑफ गुजरात से। क्या शुरू किया जाएगा वहां पर, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि जिस पर्सन के लिए आप ले रहे हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो मतलब आप फिर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी डाल ही दिया गया था, मतलब रजिस्ट्रेशन वेदर आपको ऑनलाइन करना है, बट अब ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं रही, 100% ऑनलाइन नहीं रही। कुछ पार्ट डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन का भी डाल दिया गया था, एक पार्ट अब और डाल दिया जाएगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी का भी पैन या आधार यूज करके कोई भी पर्सन जीएसटी नंबर लेके बैठा होता है, उसके नाम से बिजनेस कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं है। तो ये चीजें कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। इसी को कंट्रोल करने के लिए गुजरात से पहले स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अमेंडमेंट किया जाएगा इसके लिए रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9 में सीजीएसटी रूल्स के, टू बी मेड टू फैसिलिटेट द सेम। दिस विल हेल्प, किस क्या हेल्प होगी इससे, टैकलिंग द मीनिंग्स ऑफ फेक एंड फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया आपको, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था। तो इसका ब्रीफ क्रक्स यही है कि अब जो फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन होंगे
बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि आपको इन पर्सन जाके अपना ऑथेंटिकेशन करवाना होगा आधार का, और ये अभी स्टेट ऑफ गुजरात से स्टार्ट करा जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपको पता है ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर ही दिया है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अगर आप ट्राई करते हैं तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो एक चीज और एड ऑन होने वाली है जल्दी ही रजिस्ट्रेशन में। देन अब कई बार क्या होता है, किसी पर्सन ने अपना जीएसटी का काम किसी और पर्सन को सौंप दिया करने के लिए। उस पर्सन ने कुछ दिन काम किया, उसे मान लीजिए उस पर्सन को जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसे समझ नहीं आया उसके साथ काम करना, तो उसने कहा ठीक है मैं किसी और से काम करा लूंगा या मैं खुद ही कर लूंगा। बट कई बार वो क्या करते हैं, पर्सन अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देते हैं और उस पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होती ओटीपी लेने की। तो इसके लिए भी अब बड़ा चेंज किया जा रहा है। पैन लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे जो ट्रेसिस पे होता है ना आपका जो आपका सीबीडीटी में होता है ना, इनकम टैक्स में पैन है आपका, उसे जो लिंक है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फैच कहां से किया जाएगा, सीबीडीटी के डेटाबेस से वो कैप्चर किया जाएगा एंड रिकॉर्ड किया जाएगा इन फॉर्म जीएसटी REG 01 and OTP based verification to be conducted at the time of registration on such PAN linked mobile number and email address to restrict misuse of a PAN person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN holder। तो ये दोनों पॉइंट्स ना लिंक है, ये दोनों पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए हो गए। फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन प्लस जो ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालोगे ना, वो आपकी पैन वाली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेगा और उसी पे ओटीपी आएंगे, यानी कोई तीसरा पर्सन अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेजर है फ्रॉड रजिस्ट्रेशंस को रोकने के लिए। आपका कोई भी व्यू पॉइंट है किसी भी पॉइंट पर तो नीचे वीडियो के कमेंट करके जरूर बताना। और मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ वीडियो लंबी है क्योंकि देखिए आपको हर पॉइंट पे मैं डिटेल में समझा रही हूँ एनालिसिस करके, करेक्ट, क्योंकि कुछ पर्सन्स की पहले कंप्लेंट रहती थी कि मैम आप तो बस पढ़ के चले जाते हो, ठीक है, तो मैंने आपको एनालिसिस भी अब साथ साथ कर दिया है। अगला पॉइंट बात करता है CGST एक्ट के सेक्शन 37, 39, 44 एंड 52 टू बी अमेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट, ये अमेंड किए जाएंगे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसकी फाइलिंग, रिटर्न्स की, टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलीवेंट रिटर्न एंड स्टेटमेंट। अब बात करी जा रही है जीएसटी रिटर्न्स की, ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन की बात करी, अब रिटर्न्स की बात करी जा रही है। अभी तक जीएसटी के अंदर क्या था कि कोई पर्सन कितने भी सालों की जीएसटी रिटर्न पेंडिंग करे बैठा हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उसको भरने की। अब यहाँ पे ईयरली रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, यानी 3 ईयर से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा की रिटर्न अगर किसी ने पेंडिंग कर रखी है तो वो फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा उसको फर्दर उन्हें फाइल करने के लिए। तो इसके लिए जो हमारे रिटर्न्स के सेक्शन है ना उन सभी में चेंज करा जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न से रिलेटेड हो गया। अगला भी रिटर्न से रिलेटेड है। अगली बात करी जा रही है GST 1 की। इसको अमेंड किया जाएगा किस लिए, प्रोवाइड करने के लिए रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो GST 1 आपकी फिर से बदलेगी, जहां पे आपको एक टेबल प्रोवाइड करी जाएगी किस चीज को रिपोर्ट करने के लिए, ऐसी सप्लाईज को जो आपने करी है थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 52 एंड सेक्शन 95 ऑफ CGST एक्ट बाय द सप्लायर and reporting by the ECO in respect of supplies made under section 95। वैसे मुझे ये लग रहा है कि ऑलरेडी GST 1 में सेक्शन 95 की टेबल आ गई है, अभी उसी की बात हो रही है या फर्दर कोई और नई टेबल आएगी, वो हमें देखना है। आपको क्या लगता है, ये ऑलरेडी जो टेबल आई हुई है सेक्शन 95 की सप्लाईज को मेंशन करने के लिए उसी की बात कर रहे हैं या कुछ और नए चेंज की बात कर रहे हैं? कमेंट करके बताना आपके इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है। अगला भी चेंज बहुत रिलेवेंट है, ये भी जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि एक चेंज आया था जीएसटी में कि अगर आपके GST 1 में जो आपने सेल दिखाई है और 3B में जो सेल दिखाई है उसमें अगर मिसमैच है तो ऑफिसर आपका GST नंबर कैंसिल कर सकता है, राइट। इसी के लिए अब एक नया रूल 88C इंसर्ट किया जाएगा और साथ ही एक फॉर्म इंसर्ट किया जाएगा GST DRC 01 भी, जो आपको जल्दी ही GST पोर्टल पे देखने को मिलेगा। ये किस लिए होगा, फॉर इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर by the common portal about the difference between liability reported by taxpayer in GST 1 and 3B। तो मान लीजिए आपने GST 1 में तो 100 रुपए की लाइबिलिटी दिखाई
बट आपने 3B में 80 रुपीज की लाइबिलिटी दिखाई। तो अगर आपने ऐसा करा है तो आपके पास इस फॉर्म के थ्रू एक इंटीमेशन जनरेट होगा कॉमन पोर्टल पे, ये कोई ऑफिसर की तरफ से नहीं होगा, ये डायरेक्टली कॉमन पोर्टल से आपके पास इंटीमेशन जनरेट होगा, जहां पे ये डिफरेंस है वो बताया जाएगा, वेयर सच डिफरेंस एक्सीड अ स्पेसिफाइड अमाउंट। और इस रूल के अंदर रूल 88C में एक स्पेसिफाइड अमाउंट बता दिया जाएगा कि अगर डिफरेंस इस अमाउंट या परसेंटेज से ज्यादा है तो आपको ये इंटीमेशन आएगी। एंड फॉर अनेबलिंग द टैक्स पेयर टू इधर पे, अब टैक्स पेयर को क्या करना होगा, या तो वो पे कर दें जो डिफरेंस है, मान लीजिए इसमें 20 रुपए का डिफरेंस है, इसको वो उनको जैसे ही पता चले उसको पे कर दें, या फिर एक्सप्लेन करें इस डिफरेंस को कि क्यों ये डिफरेंस है। फर्दर क्लोज डीबी इंसर्ट करा जाएगा इन सब रूल 6 ऑफ रूल 59 ऑफ सीजीएसटी रूल टू रिस्ट्रिक्ट फर्निशिंग ऑफ GST-1 फॉर अ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। तो जिनका ऐसा कोई डिफरेंस होगा फर्दर उनको फिर उसके बाद अगली जो उनकी GST-1 है वो भरनी ही नहीं दी जाएगी। ठीक है, इफ द टैक्स पेयर हैज नीदर, अगर टैक्स पेयर क्या करेगा, ना तो टैक्स डिपॉजिट करेगा ना कोई एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, फॉर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, दिस वुड फैसिलिटेट टैक्स पेयर टू पे, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन सच लाइबिलिटी रिपोर्टेड बाय देम विदाउट इंटरवेंशन ऑफ टैक्स ऑफिसर। तो यहाँ पर टैक्स ऑफिसर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अगला जो कंप्लायंस मेजर है उसमें बात करी गई है अमेंडमेंट किसमें करी जाएगी, दो डेफिनेशंस में, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट अंडर सेक्शन 216 ऑफ IGST एक्ट एंड OIDR जो हमारे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी डेफिनेशंस में चेंज करा जाएगा टू रिड्यूस इंटरप्रिटेशन इश्यूज। इनकी डेफिनेशंस में कोई इंटरप्रिटेशन इश्यूज थे वो ना रहे, इसलिए इन डेफिनेशंस को मॉडिफाई करा जाएगा एंड लिटिगेशन ऑन टैक्सेशन ऑफ OIDR सर्विसेज। और जितनी भी अभी ये चेंजेस है ना, अब आप पूछोगे कि मैम इफेक्टिव कब से होंगे, कैसे पता चलेंगे, नोटिफिकेशंस का आपको वेट करना है ना। कोई भी चीज अगर इंप्लीमेंट करी जाती है तो उनकी डेट्स और सारी चीजें कहाँ पर मेंशन होती है, नोटिफिकेशन में। ये अभी प्रेस रिलीज है, कुछ डिसीजन काउंसिल की मीटिंग में और होने थे वो नहीं हुए। जी हाँ, मीटिंग अप्रोक्सीमेट 1:30 PM तक चली और कुछ डिसीजन इसमें होने अभी भी स्टिल रह गए, जो आगे की मीटिंग्स के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। चलिए, अब हमने कर लिए कंप्लायंस मेजर डिस्कस, आपको क्लियर हो गए होंगे, रिटर्न और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे मेजरली। अब हम बढ़ते हैं पहले रेट्स चेंजेस की तरफ। ज्यादा चेंजेस नहीं है रेट्स में, थोड़े से ही चेंजेस हैं। पहले तो अभी हमने जब जुलाई और अक्टूबर में देखे थे तो बहुत सारे GST रेट चेंजेस हुए थे, अब कम हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स रेट्स के लिए बताया गया है, ये एक गुड्स है, husk of pulses including छिलका and concentrates including चूनी, चूरी एंड खांडा। तो जो पर्सन इनमें डील करते हैं उनको पता होगा, इनका जो टैक्स रेट है वो नील कर दिया गया है, 5% से 0 कर दिया गया है। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, मतलब अभी तक ये था, 2 का मतलब अब ये कर दिया गया है। और इम्प्लीमेंट कब से होंगे, नोटिफिकेशन का वेट करो, डेट उसमें मेंशन होगी। Then ethyl alcohol supplied to refineries for blending with motor spirit पेट्रोल 18% था, अब इसे 5% में डाल दिया गया है। अब एक आइटम है मेंथा। जैसे ही मैं इसकी बात करूंगी और मैं बोलूंगी इस पे RCM लगा दिया गया, तो आप लोग बोलोगे कि इस पे तो ऑलरेडी RCM था। ध्यान से पढ़िए, पहले था मेंथा ऑयल पे, अब करा गया है मेंथा अवेंसिस, इनको भी डाल दिया गया है रिवर्स चार्ज में। तो जो पर्सन इनमें डील करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स चार्ज में गुड्स के अंदर एक एंट्री और इंसर्ट हो गई है। It was decided to clarify that, कुछ चीजें क्लैरिफाई करी गई हैं रेट रिलेटेड। एक आइटम है रैब सालवत is classified under CTH 1702 which attract GST at the rate 18%। इसमें कोई क्लासिफिकेशन इशू होगा वो क्लियर कर दिया गया है। Framus manufactured using the process of extrusion is specifically covered under this heading and attract GST rate at 18%। तो ये ना क्लैरिफिकेटरी जो डाउट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, ये उनको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अब आपको इन्हीं को फाइनल मानना है। नोटिफिकेशन आएंगे ना, वहां भी ये चीजें मेंशन होकर आएंगी। तो इनके अगर कोई क्लासिफिकेशन इश्यूज थे जिसकी वजह से रेट में कुछ इश्यूज थे, वो क्लैरिफाई कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, तो आपके लिए गाड़ियां महंगी हो गई हैं। द हायर रेट ऑफ कंपनसेशन सेस ऑफ 22% इज एप्लीकेबल टू द मोटर व्हीकल फुलफिलिंग ऑल 4 कंडीशन। 4 कंडीशंस अगर होंगी तो 22% का कंपनसेशन सेस भी लगेगा। कौन सी गाड़ियों पर, देखिए
ऐसी मोटर व्हीकल जो प्रॉपरली नोन है एज एसयूवी, एसयूवी गाड़ियां आपको मजा आता है ना, खरीदने में अच्छा लगता है ना, वो कवर है इसमें, जिसकी इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 1500 सीसी है, लेंथ एक्सीड करती है 4000 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस है उनकी 170 mm और अबव। अगर चारों कंडीशन एक साथ होंगी ना तो सेस 22% वो फिर 22% सेस उन पर लगेगा। क्लियर हो गया? एसयूवी गाड़ियां खरीदना अब और भी कॉस्टली हो जाएगा। देन मतलब ये एक तरह से ना क्लैरिफिकेशन दी गई है, आई थिंक इसमें कोई डाउट होगा तो क्लैरिफिकेशन है ये। Then goods falling in lower category of 5% under schedule 1 of notification number 1 by 2017 of central tax rate imported for petroleum operation, कौन सी goods imported for petroleum operations will attract lower rate of 5% and rate of 12% shall be applicable only if the general rate is 12%। तो ये भी कोई क्लैरिफिकेशन मांगी गई होगी, तो 5% आएगा वैसे तो रेट, बट 12% तभी होगा जब जर्नल रेट मोर देन 12% होगा। देन एज अ रिलीफ मेजर काउंसिल ने डिसाइड किया है टू रेगुलराइज द intervening period starting from the date of issuance of circular in respect of GST on husk of pulses including छिलका and concentrates including चुनी चूरी खांडा and on as is basis on account of genuine doubt। तो जो ये मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर इनका रेट 0% कर दिया है 5 से, तो इसके लिए ना जल्दी ही एक सर्कुलर आएगा, रिलीफ मेजर के लिए एक सर्कुलर भी जल्दी ही आपको दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके क्लैरिफिकेशन डाउट्स खत्म हो सके। देन नो जीएसटी इज पेबल वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए आप सभी को पता है आरसीए में एक नई एंट्री इंसर्ट की गई थी जिसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को आरसीएम के दायरे में डाला गया था। उसके बाद ये पैनिक क्रिएट हुआ था कि अगर किसी पर्सन का बिजनेस है उसका और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई घर किराए पर लिया है तो उसके लिए भी उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना मैंडेटरी हो जाएगा। ऐसा एक कंफ्यूजन अराइज हुआ था, वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो जीएसटी इज पेबल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा कब, वेयर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। किसको दी जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर वो रेंट की जा रही है उसके पर्सनल यूज के लिए, for his own resident on his own account and not on account of his business, तो इस पे जीएसटी का रेट कितना है, 0%, कोई आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे आरसीएम एप्लीकेबल हुआ था उसके बाद ये कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा अराइज हुई थी, तो अब ये कंफ्यूजन यहाँ पर सेटल कर दी गई है। Then incentive paid to bank by central government under scheme for promotion of RuPay credit debit card and low value Bhim UPI transaction are in the nature of subsidy and thus not taxable। तो बैंक्स को इंसेंटिव पे करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्कीम ऑफ दिस, तो वो जो वो उनको बोला गया दीज आर इन द नेचर ऑफ सब्सिडी, इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं है। क्लियर हो गया रेट के चेंजेस आपको? अभी नोटिफिकेशन आएंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी उसमें हो सकता हो। आगे है डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इसमें। जो एक हमारी थ्रेशोल्ड थी किसी भी चीज को ये जानने के लिए, ये बताने के लिए क्रिमिनल एक्ट है, वो थ्रेशोल्ड टैक्स की कम करी गई है, वो थ्रेशोल्ड टैक्स की बढ़ाई गई है। यहाँ पर लिखा है काउंसिल ने रेकमेंड किया है टू रेज द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन के जो भी मैटर है उनमें जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है अंडर जीएसटी उसको 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया है। बट एक्सेप्शन है, किसके लिए 1 करोड़ ही रहेगी, कोई ऐसा ऑफेंस जो है फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो फेक इनवॉइसेस को छोड़ के जो भी प्रोसिक्यूशंस हैं उनमें टैक्स की जो थ्रेशोल्ड है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दी गई। यानी किसी पर्सन ने अगर ऐसा काम किया है जिसमें उसने टैक्स को चोरी किया है और उसका अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो वो प्रोसिक्यूशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बट फेक इनवॉइसिंग अगर करी गई है तो फिर 1 करोड़ का ही थ्रेशोल्ड है टैक्स का। और कंपाउंडिंग होती है टैक्स की कंपाउंडिंग जो 50 से 150% तक की थी, अब उसे 25 से 100% कर दिया गया है। देन एक और चीज को डीक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंस किया गया है, स्पेसिफाइड अंडर क्लोज जी, जे एंड के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, व्हिच इज obstruction of preventing any officer in discharge of his duty, deliberate
या टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस एंड फेलियर टू सप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इन केसेस में ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करा गया है। तो प्रोसिक्यूशनल प्रोसीजर्स में थ्रेशोल्ड लिमिट, कंपाउंडिंग और कुछ ऑफेंसेस का चेंज करा गया है, जो कि अब प्रोसिक्यूशन से बाहर मतलब डीक्रिमिनलाइज कर दिए गए हैं। Now, very important change, refund to unregistered person। क्या unregistered person भी जीएसटी में रिफंड ले सकता है? Yes। और यहाँ पर एक प्रोसीजर जो पहले नहीं था, जिसमें बहुत सारे लिटिगेशन थे, अब उसको यहाँ पर बताया गया है, मतलब लेकर आया गया है। पहले क्या था? देयर इज नो प्रोसीजर फॉर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स बोर्न बाय द अनरजिस्टर्ड बायर इन केस वेयर द कभी उस बायर ने जो अनरजिस्टर्ड है उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर लिया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट और हाउस और लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसको फिर कैंसिल कर दिया, और उसके बाद जो इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट का पीरियड है, जो अब हमारा 30 नवंबर है, अगर वो निकल गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या था, उसको जीएसटी का नुकसान हो जाता था। तो काउंसिल ने रेकमेंड किया है अमेंडमेंट सीजीएसटी रूल 2017 में, along with issuance of a circular, इसके लिए एक सर्कुलर भी आएगा, to prescribe the procedure for filing application of refund by unregistered buyer in such cases। मान लीजिए 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस पे 9 लाख जीएसटी था, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा मान लीजिए मार्च 2022 में, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2022 में कैंसिल हो गया। इन बिटवीन क्रेडिट नोट इशू करने का पीरियड भी खत्म हो गया 30 नवंबर वाला। तो 9 लाख का जो जीएसटी है उसको क्लेम करने का अभी तक कोई भी प्रोसीजर नहीं था। अब वो प्रोसीजर यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाएगा ताकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स का नुकसान ना हो। तो यहाँ पे बायर की बात करी गई है सिर्फ, ठीक है। लेट्स सी सर्कुलर आगे क्या बताएगा। फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। तो पिछली मीटिंग में ही एक चीज फाइनल करी गई थी, अलाउ कर दिया जाएगा अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाएंगे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो काउंसिल अप्रूव कर रही है अब द अमेंडमेंट जीएसटी एक्ट एंड रूल अलोंग विद इशुएंस ऑफ रिलेवेंट नोटिफिकेशन टू एनेबल द सेम। तो ये जो होना है प्रोसेस, इसको एनेबल करने के लिए फर्दर एक्ट में, रूल में और नोटिफिकेशंस के थ्रू चेंजेस करे जाएंगे, फर्दर कंसीडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रिक्विजिट फंक्शनैलिटी। बट क्योंकि इसके लिए तैयार होने के लिए ईसीओ को भी टाइम चाहिए, पोर्टल को भी टाइम चाहिए, तो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। इंप्लीमेंट करी जाएगा ये 1 अक्टूबर 2023 से। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट बात करी गई है पैरा 788A 8B were inserted in Schedule 3 of CGST Act with effect from 1st February 19 to keep certain transaction and activity such as supply of goods from a place outside the taxable territory to another place outside the taxable territory। हाई सी सेल, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, ये हमारी क्या होती है? नॉन जीएसटी सप्लाई बिफोर देयर होम क्लियरेंस आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी इन ऑर्डर टू रिमूव द डाउट एंड एम्बिग्विटीज रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड October 17 to 31st January 19। the council has recommended to make the said para effective from 1st July 17। तो जो हमारी ये 3 सप्लाईज है ना शेड्यूल 3 में, जो ये पैरा ऐड हुए थे ना 7, 8A और 8B, ये हुए थे इंसर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st February 19। अब इनको इम्प्लीमेंटेड माना जाएगा पास्ट से 1 जुलाई 17 से, यानी इस पीरियड से पहले की भी जो ऐसी सप्लाईज थी उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर नो रिफंड ऑफ टैक्स पेड शैल बी अवेलेबल इन केसेस वेयर एनी टैक्स ऑलरेडी बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड दिस टू दिस। तो गवर्नमेंट ने अब बताया है जाके कि जो हमारी ये हाई सी सेल है या आपने कोई ऐसी सेल करी है जो है प्लेस आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर, मतलब इंडिया में तो वो गुड्स आई नहीं, बाहर ही उनकी सप्लाई होगी, वो शेड्यूल 3 में डाल के गवर्नमेंट ने उसको नॉन जीएसटी सप्लाई बता दिया था। बट क्योंकि ये जो इफेक्टिव हुई थी 1 फरवरी 19 से हुई थी, तो उससे पहले अगर किसी ने ट्रांजेक्शन करी थी उन पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। अगर आपने उस केस में टैक्स भर दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं भरा था तो अब वो नॉन जीएसटी सप्लाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 हो गई है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको क्लैरिटी हो गई होगी। काउंसिल ने फर्दर रेकमेंड किया है चेंज इन रूल 37 ऑफ सब रूल 1 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, रेट्रोस्पेक्टिव है ये भी चेंज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 22 टू प्रोवाइड फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन टर्म्स ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ओनली प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू सप्लायर
सप्लायर वाइज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इंक्लूडिंग टैक्स पेबल। तो आपको जो रिवर्सल करना होता है ना 180 डेज वाला, अब गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी अक्टूबर 22 से, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल। यानी मान लो आपने किसी पर्सन को 1 लाख की पेमेंट देनी थी, जो थी आप उसकी परचेज के अगेंस्ट, ठीक है, आपने उसे परचेज करा था, तो आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था, आपने उस पर्सन को सिर्फ 50,000 की पेमेंट करी, 50,000 की पेमेंट 180 डेज होने के बाद भी नहीं करी, तो आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट का आप रिवर्सल कर पाओगे। अब अभी तक ये चीज गवर्नमेंट डिनाई करती थी, अब फर्दर यहाँ पर इसको डिसाइड कर दिया गया है। अगला चेंज है, काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि एक रूल 37A इंसर्ट करो to prescribe the mechanism for reversal of ITC by registered person in the event of non-payment of tax by supplier by a specified date, and a mechanism for reavailment of such credit if supplier pay tax subsequently. This would ease the process of complying with the condition of availment of ITC under section 16(2)(c) of the Act. तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट एक रूल नया 37A इंसर्ट करेगी, उसमें सभी बातें लिखी जाएंगी। अगला चेंज जीएसटी रूल में ही 108-109 सब रूल 3 to be amended to provide clarity on the requirement of submission of certified copy of the order appealed against and issuance of final acknowledgement by the appellate authority. This would facilitate timely processing of appeal and ease of compliance burden of the applicant. तो कुछ रूल चेंज होंगे, जो अपील के जो रूल्स हैं एपेलेट अथॉरिटी के लिए, कुछ वहां पर चेंजेस करे जाएंगे ताकि ईज रहे कंप्लायंसेस का एपेलेट के लिए, एप्लीकेंट के लिए। देन रूल 109C and form GST APL 013W to be inserted in the rule to provide facility for withdrawal of application of appeal up to certain specified range. तो अपील को अगर आपने विड्रॉ करना है तो एक सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेज बता दी जाएगी जब आप अपील को विड्रॉ कर पाओगे। दिस वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग लिटिगेशन एट द लेवल ऑफ एपेलेट अथॉरिटीज। सर्कुलर इशू किया जाएगा टू क्लैरिफाई दैट नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड इज एन एडमिसिबल डिडक्शन फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफी अच्छा रिलीफ यहाँ पर दिया गया कि अब उनके लिए एक सर्कुलर आएगा जिसमें जो वो नो क्लेम बोनस ऑफर करते हैं ना टू द इंश्योरर को, वो उनके लिए एडमिसिबल होगा एज डिडक्शन फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। एक और सर्कुलर आएगा टू क्लैरिफाई द इशू ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज अंडर जीएसटी लॉ। किसका ट्रीटमेंट? स्टैट्यूटरी ड्यूज का अंडर जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेयर फॉर whom the proceeding have been finalized under insolvency and bankruptcy कोड। तो जिनके लिए आईबीसी एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट करी गई है उनके लिए स्टैट्यूटरी ड्यूज का ट्रीटमेंट अंडर जीएसटी लॉ कैसे होगा, इसका डिटेल सर्कुलर आएगा और एक फॉर्म जीएसटी DRC 25 अमेंड किया जाएगा फॉर फैसिलिटेटिंग द सेम। क्योंकि जहां भी आईबीसी के प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो वहां पे चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसके लिए एक पूरा सर्कुलर आएगा। Sub Rule 3 of Rule 12 of CST Rule to be amended to provide the facility to the registered person who are required to collect tax outsourced, जो जिनको TCS कलेक्ट करना है सेक्शन 52 में या डिडक्ट करना है TDS अंडर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट, तो वो कैसे अपना कैंसिल कर पाए रजिस्ट्रेशन ऑन देयर रिक्वेस्ट। तो इसके लिए भी रूल्स में चेंज करा जाएगा। देन एक और सर्कुलर इशू किया जाएगा क्लैरिफाई करने के लिए द इश्यूज pertaining to place of supply of service of transportation of goods in terms of provision of subsection 8 of section 12 of the IGST Act and availability of ITC to the recipient of such supply. It has also been recommended that provision to subsection 8 of section 12 of IGST Act may be omitted. तो कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई के IGST एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ क्लैरिफिकेटरी डाउट्स थे, उसके लिए सर्कुलर आएगा। Then issuance of following circulars in order to remove ambiguity and legal dispute in various issue, thus benefiting taxpayer at large. तो बहुत सारे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये सर्कुलर और नोटिफिकेशन जब आएंगे ना तो एक साथ आएंगे। तो पहला है प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ITC in case involving difference in ITC availed in form 3B via WIS that available as per 2A during year 17, 18 and 18, 19। तो अगर आपके केस लगे हुए हैं इन 2 इयर्स के
तो आपके लिए सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा कैसे आपका आईटीसी वेरीफाई होगा, जहां पे आपका डिफरेंस आ रहा है आईटीसी जो आपने अवेल किया 3B में और जो अवेलेबल है 2A में। वैसे बता दूं, जब जीएसटी नया नया आया था तो 2A को कहीं भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला था कि कोई बेस आपको लेना है ना, आपका इनवॉइसेस का ही क्राइटेरिया था कि आपने सेक्शन 16 की 4 कंडीशंस पूरी कर दी, राइट। तो अब उसके लिए पूरा प्रोसीजर एंड सर्कुलर के थ्रू बताया जाएगा। देन क्लैरिफाई किया जाएगा मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कैसे डिमांड रीडिटर्मिन होगी, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एंड क्लैरिफिकेशन होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी। तो आपको पता है 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट सोच रही है 5 करोड़ एंड अबव टर्नओवर को भी ई इनवॉइस के दायरे में लाने के लिए, तो उसका भी जल्दी ही क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आने वाला है। लेट्स सी, मे बी 5 करोड़ पर भी जल्दी ही ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाए। तो यहाँ मैंने पूरे पेजेस सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं जो भी हमें इस प्रेस रिलीज में दी थी। अब इनका एप्लीकेबिलिटी, इनकी डेट कब से एप्लीकेबल होंगे और कोई भी और आपको प्रोसीजरल चीजें समझनी है तो उसके लिए नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स का वेट करिए। वीडियो इंपॉर्टेंट रही आपके लिए तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक बटन पे क्लिक कर दें और अपना कमेंट जरूर डालें। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था हमारे कोर्सेज के बारे में, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लव्ड कोर्स टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रखा है। इस कोर्स को लेने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस टीडीएस एंड टीसीएस में स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर करी गई हैं कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सीखना है तो वो कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, वैसे ये इस कोर्स का भी पार्ट है। देन अगर आपको जीएसटी में रिकंसिलेशन करने में दिक्कत आती है, आप सीखना चाहते हैं, तो वो कोर्स हमने अवेलेबल करा दिया है। और रिकंसिलेशन के साथ ही आपको लग रहा है कि 3B फाइलिंग भी मैं सीख लूं, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी सीख लूं, तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हैं। देन एमएसएमई का कोर्स है हमारा, जिस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स आप भी ले सकते हैं अगर आप खुद को एमएसएमई में रजिस्टर कर दें, तो ये कोर्स आपको पूरी तरह से उसके लिए गाइड करता है। जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट नियर है, तो अगर आपको रिकंसिलेशन के साथ 99C सीखना है और बिना किसी एरर के फाइल करना है तो ये सेशन आप हमारा लीजिए। देन हमने कुछ कॉम्बो अवेलेबल करा रखे क्योंकि हमारा अलग से जीएसटी कोर्स भी अवेलेबल है, अलग से इनकम टैक्स कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस रिटर्न आपको भरना सिखाया गया है। और यहाँ पे कॉम्बो बना दिया गया इनकम टैक्स का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ और जीएसटी का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ। फ्यूचर ऑटोमेशन का है, तो अगर आपको कोई भी काम ऑटोमेट करना आ जाए तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपका टाइम सेव होगा। तो हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है, इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए, इससे आपका और आपके स्टाफ दोनों का टाइम सेव होगा। और चाहे आपका क्लाइंट डेली आपके पास आ जाए कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए, तो आप डेली उन्हें बैलेंस शीट प्रोवाइड कर सकते हो। देन हमारा आगे है मेगा कॉम्बो कोर्स, इसमें ऑलमोस्ट हमारे सभी कोर्सेज कवर हैं, इसका बहुत सारे पर्सन्स बेनिफिट ले रहे हैं। सिर्फ आपको जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है तो उसका भी कॉम्बो अलग अवेलेबल करा दिया गया है। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इनसे बात कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट जरूर लीजिए क्योंकि आगे भी आपके लिए और भी बेनिफिशियल कोर्सेज हम ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।